रोज़ बरोज़ जिस तरीके से इंसान तरक्की के मनाजिल को तय कर रहा है, इसी तरीके से रोज़ाना उसकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो रहा है। और सबसे जो मेन इसमें इशू आ रहा है वो है हेल्थ का इशू, क्योंकि अगर सेहत अच्छी होगी तो जितने भी हमारे चैलेंजेस होंगे रोज़मर्रा के, और उनके ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उनको हैंडल कर सकेंगे। और इसी तरह से तरक्की की इस दौड़ में हम लोग फिर बाकी लोगों का मुकाबला कर सकेंगे। हमारी खुशकिस्मती है, आज सेहत के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजम्मल इफ्तिखार। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मेडिकल के शोबा में काम कर रहे हैं और बाहसीत एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप फैसलाबाद DHQ में काम कर रहे हैं। हम इनको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, 94 चैनल में आपको खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा हमारे तमाम सुनने वालों को कि जिस तरीके से आजकल कोरोना की सूरत हाल है, इसमें क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, हमने क्या एहतियातें करनी हैं, और थोड़ा सा जो खौफ है लोगों के दिलों में उसके हवाले से बताइए कि किस तरीके से आजकल के हालात में अपने आप को बचाएं और किस तरीके से अपने रोज़मर्रा के मामूलात को वो रखें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ा एक्टिव इशू है और इस पे पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो ज़्यादा रोल है वो पब्लिक अवेयरनेस का ही है, क्योंकि जी इसका स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो ऐसा है कि जो अवेयरनेस नहीं होगी तो ये ज़्यादा स्प्रेड करेगा। और इसमें आपकी ये जो एफ़र्ट है इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ऐसे और भी होने चाहिए, ताकि जितना भी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए उतना ही बेहतर है। तो जो कि जैसे कि आपको पता है कि पहले भी एक हमारे पास फिगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का आ गया था, फिर बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा सा अवेयरनेस जो कैंपेन एक चली, चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन अब क्योंकि एक तो सीज़न चेंज हो रहा है और दूसरा अगेन राइज़ और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हो रहा है, तो इसमें जो पेशेंट्स जो कोविड के हवाले से सबसे पहले तो ये कि आप एहतियात क्या कर सकते हैं। एहतियात उसमें ये है कि आपको मास्क का इस्तेमाल जो है ना वो अपनी हैबिट रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। अपनी डेली एक्टिविटी में अब जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरा जो है वो ये बार बार हाथों को धोना, और अगर धोना पॉसिबल नहीं है तो सैनिटाइज़ कर लें उनको। और जितना ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आप हेल्दी हैं और माशाल्लाह ठीक हैं तो आप ये हैबिट अपनी अडॉप्ट करें। और अगर आपको अलामात कोई इस तरह की आती हैं, जैसे कि फ्लू है, नज़ला है, खांसी है या बुखार है, तो उसमें आपने पैनिक नहीं हो जाना, परेशानी हो जाना। आप उसमें उसको अलामती इलाज उसका होगा, और आप किसी भी करीबी या डॉक्टर या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से या पल्मोनोलॉजिस्ट से उसकी ओपिनियन लें और घर में अपने आप को ट्रीट करें। और लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि आप इसको कम्युनिकेट ना करें आगे, जैसे कि स्प्रेड ना करें घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को। वायरल लाइफ है जो 14 दिन की, कुछ में उसमें आप कोशिश करें कि स्नीजिंग, कफिंग और इन चीज़ों की वजह से वो स्प्रेड करता है, कॉन्टैक्ट की वजह से। वो अपने आप को आप आइसोलेट कर लें कि फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो स्प्रेड ना कर जाए। अगर सारे इस चीज़ को फॉलो करें तो ये कोई चांसेस नहीं है कि ये स्प्रेड करे। होता ये कि हमारे, क्योंकि हम प्रिकॉशंस में कैजुअल हो जाते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, शादी ब्याह पे हो गया या कोई फैमिली गैदरिंग या जो भी कोई भी क्राउडी प्लेसेस पे हम जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते, सिंपल एक मास्क तक नहीं वो पहना जाता, उससे फिर डेफिनेटली ये वायरल लोड ज़्यादा जाता है और फिर स्प्रेड कर जाता है और अलामत आ जाती हैं और फिर परेशानी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 लास्ट ईयर दिसंबर के एंड पे, और आज की जो सिचुएशन है, मेडिकल साइंस कहाँ पे खड़ी है इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से थोड़ा सा बताएं, ताकि लोग अपने आप को फील करें, बेहतर कॉन्फिडेंट फील करें। देखें, ज़ाहिर है जब स्टार्ट में कोविड आया था तो बिल्कुल भी इसके बारे में कोई डाटा नहीं अवेलेबल था, कोई रिसर्च नहीं हुई थी। फिर जैसे जैसे मुख्तलिफ ड्रग्स का ट्रायल चलता रहा, शुरू में HCQ का आया कि ये इसका रोल है, इंटरनेशनल ट्रायल्स हुए, फिर हुआ कि इसका कोई रोल नहीं है।
अब जो करंटली कुछ एक एंटीवायरल है रेमडेसिविर, उसका रोल बता है कि वो शुरू में अर्ली में आप दे दें बिफोर कॉम्प्लिकेशंस। और इसी तरह एक ड्रग है जो कि अगर आप पेशेंट्स क्रिटिकल हो रहा हो और उसके कुछ सोजिश के मार्कर बढ़ रहे हों तो वो देने से भी काफ़ी हद तक काफ़ी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और फिर स्टीरॉयड्स का इसमें रोल जो है वो प्रूव हो चुका है। इंटरनेशनल जो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं कि जो डेक्सामेथाजोन है उसका इसमें रोल है। और अगर अर्ली दिया जाए, कुछ स्टडीज़ में ये भी है कि अर्ली दिया जाए तो उसमें इफ़ेक्टिव है। तो समहाउ जो चीज़ें हैं उस तरह सिविरिटी की तरफ शायद ना जाएं, लेकिन होता ये है कि हमारे क्योंकि एक एलिमेंट है कि हम फोबिया है और हम हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को बताना, ये हम ये कि कोविड का एक सोशल फोबिया भी है, अवॉइड करते हैं। इससे होता ये कि वो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है और डिज़ीज़ का, और डिज़ीज़ उस लेवल पे चली जाती है कि वो फिर आईसीयू और बाकी चीज़ों की तरफ। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, ये गुड न्यूज़ है कि 3rd फेज़ में वो उसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में। चाइना ने जो मैन्युफैक्चर की है और उसके ट्रायल पाकिस्तान में हो रहे हैं। तकरीबन 300 पेशेंट्स में वो दी जा चुकी है और अभी तक माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव है। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है जब वो ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा फिर ही हम उसके बारे में 100% फिर पब्लिकली उन चीज़ों को वो अवेलेबल हो जाएगी। और जब वो हो जाएगी अवेलेबल तो फिर ज़ाहिर फोबिया और बाकी चीज़ों को भी ओवरकम हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आजकल एक फ़ोबिया चल रहा है बच्चों के हवाले से, तो आपने इस सारे टेन्योर में जो डाटा आया है उसमें बच्चों में कितना प्रॉब्लम आया है, और बच्चों के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको भी कोई स्पेशल एहतियातें करनी चाहिए या सेम वही चीज़ें हैं जो बड़ों के हवाले से हैं? बच्चों के हवाले से लकीली इंटरनेशनली बहुत कम जो हैं बच्चों में देखा गया कोविड, और अगर है भी है तो उसमें रिकवरी बहुत अच्छी रही है। लेकिन फिर भी देखें प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं बच्चों में बिल्कुल उसी तरह जैसे बड़ों में हैं उसी तरह लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूल या जो ज़ाहिर पब्लिक प्लेसेस है जब वहाँ पे जाएंगे बच्चे तो वहाँ पे वही मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। और जो अगर किसी को कुछ सिम्टम्स हैं, फ्लू है, कफ है, फीवर है, तो बेहतर है कि उसको वो स्कूल में ना जाए और अपना डॉक्टर से एडवाइस लेके घर में ही उसका ट्रीटमेंट करवाए। लेकिन ये है कि जितने भी हमारे जो फैसलाबाद में और पाकिस्तान में, इवन कराची में भी हमें कोविड के बहुत कम केसेस बच्चों में मिले हैं, और जो केसेस आए भी हैं वो बड़े माइल्ड थे और बड़ी अच्छी रिकवरी रही है। मोर्टेलिटी रेट उसमें बहुत कम रहा। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जैसे आजकल वालिदैन बच्चों की एजुकेशन के हवाले से परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको फ़िक्र है उनकी एजुकेशन के हवाले से, और ज़ाहिर है हर वालिदैन होते हैं इस हवाले से। तो अच्छी बात है कि बच्चों में इतना ज़्यादा इसका प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे कि वो लोग जो हेल्दी हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, उनकी निस्बत वो लोग जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहे, उनका कोविड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपने फ़ील किया कि उनकी लाइफ कैसी रही है कोविड के दौरान? इसमें यह है कि एक्चुअली कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और कोई भी वायरल इन्फेक्शन में बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको कम्बेट करता है, क्योंकि जितनी इम्यूनिटी आपकी कम्पिटेंट होगी उतनी जल्दी आप कोप कर लेंगे किसी भी वायरल इन्फेक्शन को। लेकिन अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी डाइटरी हैबिट्स इस तरह की हैं, आप ओबीज़ हैं या आप अमीनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि मेल नूरिश्ड हैं, डाइटरी इंटेक कम है, अंडर वेट हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में सिविरिटी देखी गई है सिम्टम्स की ज़्यादा। अब रैपिड प्रोग्रेशन और रैपिड डिटोरेशन देखी गई है एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट्स जो कि जिनमें इम्यून कम्पिटेंट थे और जो जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल था और डाइटरी हैबिट्स हेल्दी थी, उनमें रिकवरी ज़्यादा बेहतर देखी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आपसे अब सवाल मैं करना चाहूँगा वो है कि जैसे लास्ट वीक जो था उसमें स्ट्रोक का आलमी दिन मनाया गया, तो ये दिन इसीलिए मनाए जाते हैं कि डेफिनेटली लोगों को अवेयरनेस आए। लेकिन थोड़ा सा आप बीइंग ए मेडिकल स्पेशलिस्ट,
क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल आपका माशाल्लाह जितना मेडिसिन में एक्सपीरियंस है, बहसीत आप असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं DHQ में, और मेडिसिन के जो लोग हैं वो क्योंकि पूरी बॉडी को देख रहे होते हैं, तमाम मामलात को ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी डिज़ीज़ को बता सकते हैं और हैंडल भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग ये जो जितनी भी मूजी मर्ज़ अमराज हैं जिसमें स्ट्रोक भी है, तो इसको कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, कौन सा लाइफस्टाइल वो अपनाएं और इसके साथ साथ ओवरऑल भी वो उनके लिए बेहतर हो। अच्छा, स्ट्रोक जो है ना, बेसिकली ये समझने के लिए कि है क्या, बेसिकली जो दिमाग की ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या वहाँ पे खून की शरेयान फट जाए, तो उससे क्या होता है कि दिमाग का वो हिस्सा जिसका ब्लड सप्लाई कम होगी वो डैमेज हो जाएगा और वो जिस बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वीक हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली जितनी भी अभी तक देखा गया है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको प्रेसिपिटेट करते हैं और उन्हीं पे ज़्यादा काम होता है कि उनको प्रिवेंट किया जाए। उसमें देखा गया कि जो वो जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जिनका हाइपरटेंशन शुगर ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होता, कंप्लायंस नहीं है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं है या उसको फॉलो अप नहीं किया जाता, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है कि उनमें ये स्ट्रोक या जो फॉलो जिसे कहते हैं ये मर्ज़ ज़्यादा पाई गई है। और इसके अलावा जो जिनका वेट ज़्यादा है, जिनमें स्मोकिंग की हैबिट है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो कि खून को जमने में, गाढ़ा होने में और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वेसल्स में जमा होने में, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाए और ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसमें ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो लोग जो कि डाइट में ज़्यादा ऑयली सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ज़्यादा देखा गया है कि इसका रिस्क ज़्यादा है। और ओवर वेट जो हैं, ओबीज़ हैं, उनमें भी इसका रिस्क ज़्यादा देखा गया। और जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो समहाउ रिक्रिएशनल ड्रग्स भी हैं, अल्कोहल है, इस तरह ये ड्रग्स भी जो हैं वो प्रेसिपिटेट करती हैं, बढ़ाती हैं स्ट्रोक के इंसिडेंट्स को। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करें तो कोई हर्ज नहीं है कि आपके ये प्रॉब्लम आपको ना हो। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन उसका ओपिनियन लेके उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करवाना चाहिए, तो जाके प्रॉब्लम इस स्टेज पे आ जाए कि फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस को आपको देखना पड़े। अच्छा, हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजम्मिल इफ्तिखार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, और आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। कुछ वो सवालात जो हम अक्सर देखते हैं लोगों को गलतियां करते हुए, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो जिस दिन ब्लड प्रेशर होता है मैं मेडिसिन खा लेता हूँ। क्या ये ठीक है? असल में जो मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर है, इसका देखा गया है कि डाटा जितना भी कि अगर 100 पेशेंट्स हैं ना हाई ब्लड प्रेशर के, तो 50 डिनाइल में होते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें ब्लड प्रेशर का मसला है। और जो 50 बाकी हैं उनमें से सिर्फ 10 या 15% हैं जो कि ट्रीटमेंट लेते हैं, फॉलो अप प्रॉपर करते हैं, बाकी ऑफ एंड ऑन ट्रीटमेंट पे होते हैं। और वो उनका ये कंसेप्ट होता है कि शायद ब्लड प्रेशर की दवाई में रेगुलर मुझे लग ना जाए, तो कभी ज़्यादा हो तो ले लें। ऐसे पेशेंट्स उन पेशेंट से ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं जो कि मेडिसिन नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, आपने ली है, ब्लड प्रेशर नीचे आ गया और जब उसकी बॉडी में लेवल ड्रग का ख़त्म हो जाता है तो वो अगेन राइज़ करता है, और वो हो सकता है कि उतना राइज़ कर जाए कि जितना पहले जिस पे ट्रीटमेंट ली उससे भी रिबाउंड कर जाए। तो इसलिए ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, और मेरे ख़्याल में कि इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, ये नहीं है कि थोड़ा है तो इसको इग्नोर किया जाए, और इसको अर्ली ट्रीट किया करवा और रेगुलर मेडिकेशन डॉक्टर की एडवाइस से ली जाए। और अगर डॉक्टर मेडिसिन वाइंड अप करे देन आप उसको स्टॉप करें, अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और इसमें कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा हमारे कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और आज तो मैंने मीठा खाया नहीं डॉक्टर साहब, मेरी शुगर क्यों बढ़ गई? ये थोड़ा सा आज सभी को बताएं कि इसमें क्या लॉजिक है और रोटी में क्या कितना मीठा है, और अगर हम वैसे स्वीट्स ले लेते हैं तो उसमें और रोटी में क्या डिफरेंस है?
इसमें ये है कि जो कहते हैं ना कि जी शुगर बढ़ गई, खाना मीठा मैं खाना भी नहीं खाता और शुगर मेरी ज़्यादा है, मैं दवाई भी खाता हूँ, कंट्रोल नहीं होती। असल में होता ये है कि बॉडी में एक सिस्टम है कि जितना आप मीठा लेंगे उतनी इंसुलिन बनेगी और उसको टेक अप कर लेगी। और जब आपके वो सेल जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं कि आप मीठा ज़्यादा ले रहे हैं या डाइटरी इनटेक में ज़्यादा है, या कि सम हो अदर काजेज़ हैं जिसमें वायरल हैं, जेनेटिक काजेज़ हैं, वो आपकी सेल्स एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसका ये होता है कि फिर इंसुलिन उतनी नहीं बनती जितनी कि उसको कवर करने के लिए चाहिए, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लेवल्स शुगर के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी लैब्स में वो डिटेक्ट होते हैं और फिर उसको फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। और मीठा जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट तो हर डाइट में आपके हैं, रोटी में भी हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो जब जिस्म में जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की शुगर बढ़ाते हैं, और इतना टाइम बॉडी को मिल जाता है कि उसको कम्बेट कर ले, इंसुलिन उसको टेकअप कर ले, और दवाइयाँ भी उसके में हेल्प अपना रोल अदा कर सकती हैं। लेकिन जो रिफ़ाइंड शुगर है, जैसे स्वीट्स हैं, जैसे शुगर है, रिफ़ाइंड शुगर है, शक्कर है, और जब उनको आप लेते हैं तो वो फ़ौरन ब्लड में जाते ही शुगर लेवल को इमीडिएटली स्पाइक पे ले जाती हैं। लेकिन अभी इंसुलिन उस लेवल पे नहीं होती कि उसको कम्बेट कर सके, इवन ड्रग इफ़ेक्ट भी पूरा नहीं आया होता। यही वजह होती है कि वो फिर हम कहते हैं कि जो रिफ़ाइंड शुगर है उसको अवॉइड करें, और जो आप कम्प्लेक्स शुगर है जिन चीज़ों में, उनको आप ले सकते हैं। अच्छा, एक ये भी आता है कि जी मेरी अभी उम्र 35 साल है या मेरी उम्र 30 साल है, तो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, तो मैं अभी से खाना शुरू कर दूंगा तो मुझे तो लग जाएगी, मैं कोई एक्सरसाइज कर लूँ, कोई डाइट चेंज कर लूँ तो मैं हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर लूँ। कोई ऐसा कोई फिनोमिना है, कोई ऐसी कोई साइंस है जिससे अर्ली एज में अगर डायबिटीज़ तो नहीं, खैर हाइपरटेंशन अगर हो जाती है तो उसको विदाउट मेडिकेशन हम अवॉइड कर सकते हैं? जो यंग एज में ब्लड प्रेशर का इशू होता है उसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि यूजुअली कोई ना कोई काज, कोई सेकेंडरी काज होती है उसमें, जैसे कि कोई किसी को दूध का हार्मोन का बॉडी में ज़्यादा हो जाना, या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी हार्मोन का बॉडी में बनते रहना, और कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं जिनमें जेनेटिकली या एक्वायर्ड रीजंस की वजह से चेंजेस ऐसी आ जाती हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती है किडनीज़ को, जिसकी वजह से वो सिस्टम एक्टिवेट एक हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर में। तो इसलिए यंग एज में हम ये अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले आप इन्वेस्टिगेट कर लें कि कोई और यंग एज की काज तो नहीं है कि जो कि ब्लड प्रेशर कर रही है, उस काज को ट्रीट करेंगे तो फिर ही हो जाएगा। अगर कोई काज नहीं है तो फिर आप रिकमेंडेड ये है कि आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज को टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि आपका जो पहले 6 मंथ का था कि 6 मंथ वेट करना चाहिए, फिर 3 मंथ का आ गया, अब 1 मंथ का है कि 1 मंथ में आप उसका एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड रखें। अगर तो वो नॉर्मलाइज हो रहा हो फिर ठीक है, आप उसी डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा एक माह के बाद भी, तो फिर इससे पहले कि उसकी कॉम्प्लिकेशन कोई डेवलप हो जाए तो बेहतर होता है कि उसको फिर ट्रीट करवा लिया जाए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ली जाए। और इसी तरह आफ्टर ओल्ड एज में भी है कि आप ओल्ड एज में यूजुअली जो काजेज़ होती हैं वो सेकेंडरी काज इतनी नहीं होती, जो मैंने वजूहत बताई हैं वो यंग एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो उसमें भी हम डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज को मौका देते हैं कि अगर माइल्ड ब्लड हाइपरटेंशन है, मतलब 160 की रेंज में है, तो फिर हम उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज से 1 मंथ और या 6 वीक्स तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आप यू शुड गो फॉर मेडिकेशन। हाँ, और अगर ब्लड प्रेशर के साथ शुगर है या कोई हार्ट का मसला है या कोई भी और इशू है तो बेहतर है फिर तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज प्लस मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आपने अपने आप को काफ़ी मेंटेन रखा हुआ है, और साथ साथ आप इतने ज़बरदस्त और कह लें कि सर्विंग जिसे कहते हैं ना, जो प्रोफेशन है उसमें है, और थोड़ा सा
लोग ये सोचते हैं कि शायद डॉक्टर्स बीमार नहीं होते, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप अपने तौर पे भी क्या प्रिकॉशंस कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, या सभी डॉक्टर्स करते हैं, और क्या हमें ओवरऑल अपनी डाइट में ख्याल रखना चाहिए। दो तीन मेन चीज़ें जिससे सिंपल हो लोगों को जानना, लोगों को इम्प्लीमेंट करना, जिस पे रह के वो अपने आप को एक बेहतर तरीके से हेल्दी रख सकें और इन तमाम जो रिस्क फैक्टर हैं उनसे बच सकें। इसमें ये है कि जैसे आपने मेरा पूछा, तो इसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जो कि मैं करता हूँ। और जो चीज़ें हैं, ये फ्राइड हैं चीज़ें, फास्ट फूड हैं, मैं अवॉइड करता हूँ। और मैं अपना जो मैंने डाइट प्लान रखा हुआ है वो कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से है। मेरी जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है मैं उसके हिसाब से कैलोरीज लेता हूँ, और उससे ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा लेंगे तो वो फिर बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा हो तो फिर आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। तो एक तो मैंने ये डाइट में ये रखा हुआ है रूल। दूसरा ये है कि मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ करता हूँ। उसके लिए जब भी मुझे टाइम मिल जाए, अर्ली मॉर्निंग मिल जाए या इवन रात को भी, मैं जब भी फ्री हूँ तो मैं 20 मिनट्स या 25 मिनट्स, जितना मुझे टाइम मिल जाए वो मैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। और डाइट आपकी सिंपल होनी चाहिए। सिंपल मीन्स कि आप वही चीज़ें लें जो कि आपकी नेचुरल है, टूवर्ड्स नेचुरल है। जो जो आपके हैं कुकड हैं, स्टोर्ड चीज़ें हैं, या जो 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 जिसमें फ़ाइबर कम है, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। इसमें कोई, अगर आप फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, इन चीज़ों को अवॉइड कर दें, फ्रूट्स की तरफ और वेजिटेबल्स की तरफ और नेचुरल डाइट की तरफ आ जाए, तो कोई हर्ज नहीं है कि ये आप बड़े इजीली चीज़ों को मेंटेन करें। होता ये है कि हमारे जो यूजुअली पेशेंट्स भी आते हैं वो कहते हैं हम खाते तो कुछ है नहीं दिन में, तो लेकिन हमारा वेट बढ़ी जा रहा है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की, वो उतनी नहीं होती जितनी वो ले रहे होते हैं अनइंटेंशनली। उसमें ये है कि अगर आपके ऑलरेडी ओवर वेट हैं तो आपको चाहिए कि आप डाइट में कैलोरीज जो है 800 से ज़्यादा ना लें। वो अपना डाइट अपना या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर बना सकते हैं। लेकिन जितने आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बड़ी लो कैलोरीज हैं, और आपकी आपकी जो आपकी भूख है वो भी ख़त्म हो जाती है। और विटामिन्स और जो आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आजकल बड़ा कोविड में जिनका रोल है, वो उनमें भरे पड़े हैं। तो अगर आप ये डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लें तो आप हर वो चीज़ इंजॉय कर सकते हैं लाइफ में जो कि एक हेल्दी पर्सन कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे चाइना में कोविड जब ख़त्म हुआ था पहला फेज़, तो बड़ा उनको अपने हीरोज़ को उन्होंने सलाम पेश किया था, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने शायद कुछ मीडिया पे देखा था। तो हम भी आपको सलाम पेश करते हैं जिस तरीके से आपने इस सारे सिनेरियो में हमारे मुल्क को, हमारे शहर को सर्व किया। और मज़ीद कुछ पैगाम क्या देना चाहेंगे कि ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए, और जब तक ये कोविड है उस वक्त तक स्पेशल कोई ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की अपने अपनाएं, जिसमें डाइट भी है, एक्सरसाइजेस भी हैं, ताकि हम हेल्दी रहें और बेहतर तरीके से इस जो मुश्किल दौर से हम निकल सकें। नहीं, इसमें यह है कि काफ़ी कुछ आपने खुद भी बता दिया है। इसमें यह है कि जो आपका कोविड रिलेटेड है, क्योंकि कोविड लंबा चलेगा, जैसे कि बता रहे हैं साइंटिस्ट भी कि अभी ये सेकंड वेव है, हो सकता है इसकी थर्ड फोर्थ भी आए। तो आपको इसको, एक तो पहली तो बात है कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये रियलिटी है, और जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ही आप इसकी प्रिकॉशंस लेंगे। तो एक तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मास्क पहने जब भी बाहर निकलें, चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस पे ना भी जाना हो तो मेक इट अ हैबिट कि आप मास्क पहन के जाएं। और दूसरा, बार बार हाथ धोएं, जहाँ भी आपको मौका मिले आप हाथ धोएं। और अगर पॉसिबल नहीं है, जैसे बाज़ार में, मार्केट में जा रहे हैं, तो सैनिटाइज़र अपने पास रख लें। तो किसी भी चीज़ को बिला वजह टच करने से अवॉइड करें। और दूसरा ये है कि आप जो जैसे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि अपनी नेचुरल डाइट जो है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीट का करें, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मसाला जात, ऑयली चीज़ें, फ्राइड, स्पाइसी
ड्रिंक्स, इन चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा आप कहीं 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 गैदरिंग में, या आपको जैसे कि हमारा जो एक है पार्टीज़ में ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ी मकदार में लें, इतना ना लें कि उनको फिर बाद में बॉडी में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाए फैट, और उसकी कॉम्प्लिकेशन फिर आगे शुरू हो जाए। और फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन बना लें। जितना आप हेल्दी रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, और आप बड़े इजीली किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी बॉडी के स्ट्रेस को कवर कर सकते हैं। और अगर आप के लिए पॉसिबल हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो कि आपको फील हो कि मेरी बॉडी में या मेरी हेल्थ में ये चेंज आ रही है, फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। सेल्फ मेडिकेशन या जो कि अजम्पशंस पे बेस्ड चीज़ों पे ना चलें, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट रिकवरी बेटर होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको डिले कर रहे हैं और उसको इधर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना लें उसकी, तो हो सकता है फिर आप जब उसकी ट्रीटमेंट लेने हैं तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुज़म्मिल, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबको बताया कि किस तरीके से कोरोना में ज़िंदगी गुजारनी है, कोरोना से किस तरीके से लड़ना है, और इसके साथ साथ आपने ओवरऑल भी बताया कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किस तरीके से हम आने वाले चैलेंजेस को निपट सकते हैं, उनको हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और हमारे साथ मुज़म्मिल इफ्तिखार थे, उनकी बातें आपने सुनी, और वो कौमें कभी भी नहीं हारती, और उन कौमों को हमेशा याद रखा जाता है जो अपने हीरोज़ की, अपने जो कह लें कि मेंटोर्स होते हैं, उनकी बातों को याद रखें और उस पर अमल करें। अगर कोरोना से लड़ना है, कोरोना में हमने अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है, तो डॉक्टर मुज़म्मिल इफ्तिखार और अपने तमाम हीरोज़ को हमने फॉलो करना है। शुक्रिया।